Hello everyone, Jai Hind to all of you. So today is the day for our CDS crash course 45 days. अभी लास्ट 3 क्लास में हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं. तो देखिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 के अंडर कवर किया गया है. द नेक्स्ट इज हु कैन वोट फॉर प्रेसिडेंट, कौन कौन प्रेसिडेंट के लिए वोट करता है. तो देखिए, सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. देखिए, हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ कलेक्टिवली. तभी तो पार्लियामेंट बनते हैं ना. पार्लियामेंट की कोई अलग से बिल्डिंग थोड़ी ना है. इन दोनों हाउस को मिला के ही पार्लियामेंट बोलते हैं. क्लियर हुआ. नेक्स्ट कौन करेंगे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. ये सिर्फ ये दो यूनियन टेरिटरीज हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट करते हैं. क्लियर हुई. देखिए, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या हर किसी स्टेट के एमएलए या एमपी की वोट वैल्यू सेम होगी. क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है ना. तो हर किसी की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी जरूरी है. इंडिविजुअल वैल्यू से मतलब है कि एक पर्सन अगर ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी. वहीं पे कोई सेकंड पर्सन है, वो थोड़े कम लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, है ना. फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान. तो एक एमपी यहाँ से आया है ना, एक एमपी यहाँ से. तो क्या इन दोनों की वोट वैल्यू सेम होगी? नहीं होगी. क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश वाला है वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से वो ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा कंपेयर टू राजस्थान. तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है ना. वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए. एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जो भी पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर स्टेट की, उसको ऐसे ऊपर लिखेंगे. देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. उसको उस उन नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन को. देन मल्टीप्लाई 1/1000. तो कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो उस पर्टिकुलर एमएलए की वोट की वैल्यू होगी. ठीक है. आप सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो जो एमएलए या एमपी है ना, आप उनकी एक बार निकाल के देखना है कि किसकी ज़्यादा आ रही है और किसकी कम आ रही है. सेम किसी की नहीं आएगी. क्लियर हुई बात. तो नेक्स्ट इज एमपी के लिए. ये एमएलए के लिए था, ये एमपी के लिए होगा. देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ द स्टेट. उस स्टेट के जितने भी एमएलएज हैं उन सबकी वोट की वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से डिवाइड कर देंगे. तो एक एमपी की वोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी. क्लियर हुआ. नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस. ठीक है. देखिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए? आर्टिकल 58 के अंडर कवर की गई है. ये शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है. इंडिया के सिटीजन होना चाहिए. 35 ऑफ ईयर्स एज कंप्लीट कर चुका हो, है ना. देखना, कंप्लीटेड ए 35 ईयर्स ऑफ एज. नेक्स्ट इज शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. लोकसभा के तौर पे क्वालिफाई करने के लिए इलेक्शन उतनी क्वालिफिकेशन रखता हो कि एज अ मेंबर उसको क्वालिफाई कर सके लोकसभा को. क्लियर हुआ. द नेक्स्ट इज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. देखिए, ये वाला फंडा हर किसी पे अप्लाई होगा, हर किसी पे. प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। क्लियर है ना? जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं हर किसी के लिए ये फंडा अप्लाई होगा कि कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस उसने होल्ड ना किया हुआ हो। क्लियर बात हुई? भी क्या होता है, द नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एट लीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, यानी कि 50 लोगों के द्वारा उनको किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने बोल दिया कि भाई ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि 50 लोगों के द्वारा उनको सिलेक्ट किया गया हो और 50 लोगों के द्वारा उनकी सहमति बनाई गई हो उस बात से। क्लियर हुई बात? ये कुछ कंडीशंस हैं, या आप क्वालिफिकेशन भी बोल लो, आर्टिकल 58 के अंडर। क्लियर है? अब बात आती है आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग ओथ, उनको शपथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को? ठीक है, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और उनकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो दिलाएंगे। सेम केस अप्लाई करते चलेंगे हम गवर्नर पे, तो गवर्नर में और प्रेसिडेंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ आर्टिकल का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है उनके फंक्शन में। थोड़ा अंतर रह जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है ना, ऑल इंडिया पूरी देश के एक है ना, गवर्नर बहुत सारे हैं, हर स्टेट के या 2 स्टेट के एक। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो उनकी कार्य प्रणाली है वो ज़्यादातर सेम है। जैसे ओथ उनको कौन दिलाएगा? इनको दिलाना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनको कौन दिलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को, और उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट। क्लियर हुआ? प्रेसिडेंट को ना गवर्नर के साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो दोनों चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। सेम हम पढ़ेंगे ऐसे प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को, सेम ऐसे पढ़ेंगे हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, दोनों के फंक्शन लगभग सेम से हैं, तो इसलिए इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? गवर्नर भी प्रेसिडेंट भी। द नेक्स्ट इज टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। देखिए ये जो है ना इम्पीचमेंट वाला फंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना? टर्म की बात करें तो अगर उन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होगा ना, तो अपने ये वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, है ना। जबकि मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो ओथ दिलाता है ना उसी के हाथ में दिया जाता है रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन प्रेसिडेंट के सीन में कोई ऐसा नहीं है, ये अपने वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और दूसरा, इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू इनको अपनी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। देखिए इम्पीचमेंट क्या है, एक प्रोसेस है बाय द वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है, लेकिन एक मजेदार बात यहाँ पे ये है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोवेयर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये टर्म कहीं पे नहीं लिखी क्लियरली कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, अगर उनको प्रैक्टिस किया तो क्या होगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ऐसी कहीं पे नहीं लिखी बात। सेम एक और बात हमने अब तक पढ़ी थी हमारी पुरानी क्लासेस में, क्या थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है लेकिन उसके ऊपर काफ़ी बवाल हो चुका है। बवाल दैट मीन बहुत सारे केस हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दिए फिर उनको बदला, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा है? अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ इतना करना है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर का वोलेशन ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दी गई हैं कि भाई आप एनालाइज करके डिसाइड करोगे कि वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। क्लियर हुई बात? दोनों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं इम्पीचमेंट की। देखिए इम्पीचमेंट जो है वो किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी हाउस से, दैट मीन्स आप लोकसभा में भी मिला सकते हैं, वो बिल पर्टिकुलर बिल ही लाओगे ना, और या राज्यसभा में भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लोकसभा में ही ला सकते हैं या सिर्फ राज्यसभा में ही ला सकते हैं, जैसा बहुत सारे अदर बिल्स हैं
जिनकी पर्टिकुलर लिमिट है कि आप उनको, कुछ बिल ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ लोकसभा में ला सकते हो, कुछ बिल ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ राज्यसभा में ला सकते हो। जैसे मनी बिल, इसको आप याद कर लेना, जब भी पैसे से रिलेटेड कुछ बात होगी ना, ऑलवेज लोकसभा में लाया जाएगा, है ना। चाहे एडिशनल ग्रांट देनी हो, मनी बिल लाना हो, बजट पेश करना हो, कुछ भी करना हो, मैक्सिमम केस में लोकसभा में पेश किया जाएगा। क्लियर है बात। अभी क्या है, जिस हाउस से उन्होंने शुरू किया, मान लेते हैं हम राज्यसभा से स्टार्ट किया है ना, तो 1/4 ऑफ द मेंबर उस पर एग्री होने चाहिए। द चार्ज शुड बी साइंड, सिर्फ ओरली साइन, ओरली एग्री नहीं होना, आपको साइन करके देना पड़ेगा कि मैं इस बिल के साथ खड़ा हूं इम्पीचमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट पे। क्लियर हुई। ऐसे 1/4 कंडीशन है, टोटल का 1/4 होना चाहिए, साइन होने चाहिए उसके, जिस भी आप हाउस से उसको स्टार्ट करोगे, लोकसभा राज्यसभा कोई भी हो सकता है। ठीक है। फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट को 14 डेज का आप नोटिस दोगे कि भाई ऐसे ऐसे आप पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है, वरना देख लो जैसे भी करना है। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, रिजोल्यूशन पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस दैट मीन्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा नहीं, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। उसके बाद पास होने के बाद क्या होगा, अदर हाउस को जाएगा। ये यहाँ पे सॉरी पार्लियामेंट से नहीं, सिर्फ उस पर्टिकुलर हाउस से पास कराना पड़ेगा। राज्यसभा से किया है तो 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी वाला किस्सा आ गया। उससे पास कराने के बाद इसको भेजेंगे दूसरे हाउस में कि भाई हमने ऐसे ऐसे ये बिल पास किया है, अब आप इस पर आगे कार्यवाही करो। तो वो लोग क्या करेंगे, दूसरे हाउस वाले जो अदर हाउस वाले हैं, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे उन चार्ज को कि क्या ये सही है या किसी पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू आपने अप्लाई किया है, क्योंकि पॉलिटिक्स का खेल है ना सारा। तो वो उसके चार्ज इन्वेस्टिगेट करेंगे, और प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो अपीयर हो सकते हैं अपने ऊपर, जो उनके ऊपर रिप्रेजेंट हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। उस इन्वेस्टिगेशन में खुद प्रेसिडेंट भी अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो सेकंड हाउस को हमने सेंड किया था, उन्होंने सस्टेन कर दिया कि भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, जो हमसे पहले वाले हाउस ने पास करके बात भेजी है, हम इससे एग्री करते हैं, और 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया। तो क्या हुआ, तब ये देन द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव, फिर प्रेसिडेंट को रिमूव होना पड़ेगा अपने ऑफिस से। क्लियर हुई बात। और ऑफिस उनका कब से खाली माना जाएगा, जिस दिन से वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, उस दिन से प्रेसिडेंट की पोस्ट एम्प्टी मान ली जाएगी। तो ये था इम्पीचमेंट प्रोसेस, आर्टिकल 61 के अंडर आता है। ये बिल्कुल याद रखना है आपको, आर्टिकल भी और सारा प्रोसेस भी, कितने दिन का नोटिस देना है, कैसे कैसे पास होना है, बाकी सब चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें दो चीजें हो रही हैं अभी। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस, वोटिंग की बात की थी ना हमने, जैसे भी अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में मिला के, है ना। तो क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यद्यपि दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। देखिए क्या चीज़ है, वो उसके इम्पीचमेंट में तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो इलेक्शन में वोट नहीं करते, लेकिन उसको हटाने में अपना पूरा भरपूर योगदान दे सकते हैं। कौन, जो नॉमिनेट किए जाते हैं 12 मेंबर। क्लियर हुआ। द मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट, ये वाले भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखो इनके साथ उल्टा हो गया। देखो इनके साथ क्या था, नॉमिनेटेड मेंबर के साथ वो वोट नहीं करते इलेक्शन में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो तो नॉमिनेटेड मेंबर है, लेकिन ये वोट करते हैं। तो ये इम्पीचमेंट से हटा दिए, और वो वोटिंग नहीं करते तो उनको इम्पीचमेंट में ले लिया। क्लियर हुई बात। दिल्ली एंड पुडुचेरी वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, ऑफिस खाली हो गया, इम्पीचमेंट के थ्रू उनको हटना पड़ेगा। फिर पोस्ट खाली हो गई, तो क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप प्रेसिडेंट बन जाओगे, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होगा। क्लियर बात हुई। कितने टाइम के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उनका दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा पोस्ट के लिए प्रेसिडेंट की। और जो न्यूली
इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे वो रिमेन इन ऑफिस फॉर अ फुल टाइम, वो पूरी टर्म के लिए ही इलेक्टेड होंगे, ठीक है ना। अब इसमें मान के चलो आप, अगर हम बात करें 6 मंथ वैसे ही रिमेनिंग रहे थे इम्पीचमेंट होने से, ये आज इम्पीचमेंट हुआ और 6 महीने बाद उनका इलेक्शन वैसे नॉर्मली होना था, तो क्या न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा, और वो यहाँ मान लो यहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट 3 महीने बाद हमने इलेक्शन करा दिया हुए, तो क्या वो अगले 5 साल तक अवेलेबल होंगे? देखिए अगर इतना टाइम बचता है ना, सिर्फ 6 महीने, तो इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 महीने बाद तो नॉर्मली वैसे ही होने वाले हैं ना, क्योंकि 6 मंथ का टाइम दिया है ना, विदिन 6 मंथ, और विदिन 6 मंथ में वो वाली टर्म कवर हो रही है जो नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट होनी है, तो अलग से इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुई बात? द नेक्स्ट इज पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ ये देखिए इसकी प्रेसिडेंट की पावर और फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये क्या करते हैं, पीएम को अपॉइंट करते हैं और बाकी सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं पीएम की रिकमेंडेशन पर, अपनी तरफ से किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अगर पीएम किसी का नाम सजेस्ट करेगा उनको ही मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, उनकी प्लेजर जब तक उनकी इच्छा होगी जब तक वो उन ऑफिस को होल्ड करेंगे, ठीक है। ये अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये वाले पॉइंट याद रखने हैं कि ये किन किन को करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को करते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर के बाकी मेंबर को करते हैं। अदर इलेक्शन कमिश्नर जो स्टेट वाले होते हैं उन सबको भी करते हैं ना, ये हो गए देश वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और स्टेट वाला अलग होता है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनको भी करते हैं। चेयरमैन और मेंबर को करते हैं यूपीएससी के, ये यूपीएससी है ना, इसके पीछे हम पड़े हुए हैं ना, इसके चेयरमैन को और बाकी मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ही कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ एससीज एंड एसटी, स्पेशल कास्ट और स्पेशल ट्राइब्स की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि इनको कौन अपॉइंट करता है और वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं ना, इनको हम सेपरेटली कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, लेकिन यहाँ पे भी आपको याद रखना है, ठीक है। ही कैन समन और प्रोरोग्यू द पार्लियामेंट एंड डिसोल्व द लोकसभा को बर्खास्त कर सकते हैं। क्लियर बात हुई, प्रेसिडेंट लोकसभा को बर्खास्त कर सकते हैं। ये 12 मेंबर्स को नॉमिनेटेड करते हैं राज्यसभा में, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उन 12 मेंबर्स की राज्यसभा में इलेक्टेड होने के लिए, जिनके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, किस चीज़ का, लिटरेचर का, साइंस का, आर्ट्स का, सोशल सर्विस का, ठीक है। जैसे लिटरेचर आर्ट आपको याद हो, ये बॉलीवुड वाले हेमा मालिनी, रेखा, सचिन तेंदुलकर, आई थिंक अमिताभ बच्चन, काफ़ी सारे लोग अपॉइंट किए गए थे ना, नॉमिनेटेड किए गए थे, सॉरी नॉट अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड किए गए थे राज्यसभा में। क्लियर है, तो ये इस पावर के थ्रू ही अपॉइंट किए गए थे। 2 मेंबर टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये ना 2 मेंबर करे जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखिए इसमें ना एक सीन होता है, ये कंपलसरी नहीं है कि आप करें ही करें, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि इन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं है, तो लोकसभा में वो 2 मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं, इनका नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड, ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन हो सके। क्लियर है, ये ऐसा नहीं है कि करने ही करने हैं। क्लियर बात है ना। he decide on question as to disqualification of member of the parliament in consultation with the election commission, ये डिसाइड करेंगे किसी मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन पे। अच्छा ये बताओ डिस्क्वालिफिकेशन किस शेड्यूल के अंडर आता है, कल ही पढ़ा है हमने, 10 में आता है कि 9 में आता है, 10 में आता है डिस्क्वालिफिकेशन वाला, ठीक है। उसको ये फाइनल डिसीजन अपना प्रेसिडेंट देंगे, इससे कंसल्टेशन के बाद, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट चलते हैं, ही कैन प्रोमोल्युगेट ऑर्डिनेंस, ये ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसे याद कर लो। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 1, 2, 3 के अंडर आती है प्रेसिडेंट की। क्या होता है, इनको ना ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, ठीक है। पार्लियामेंट सेशन, ये हमारी पार्लियामेंट है, इस सेशन में नहीं थी,
प्रेसिडेंट ने क्या किया, आर्टिकल 123 की पावर का यूज करते हुए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि भाई देश में कोई ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि मुझे एक इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट तो डिसोल्व है, तो क्या करेंगे, अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उस कंडीशन पे अप्लाई हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद पार्लियामेंट वापस सेशन में आ गई, तो क्या होगा, ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया था ये 6 वीक्स के अंदर पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। क्लियर बात हुई, अगर पार्लियामेंट से पास नहीं कराओगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि वी आर डेमोक्रेसी। क्लियर बात हुई, अगर पार्लियामेंट से पास नहीं कराएंगे तो हायरार्की वाला सिस्टम हो जाएगा ना, तो जरूरत ही नहीं फिर कराने की, फिर पार्लियामेंट की जरूरत ही क्या है। अगर ऑर्डिनेंस लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत नहीं रही ना कुछ। पार्लियामेंट की जरूरत है, इसलिए इसको 6 वीक्स के अंदर पास कराना जरूरी है। ठीक है, अभी क्या हुआ, एक बिल होता है मनी बिल, पैसा मनी पैसा, पैसे का मामला जितना भी होगा ना, एक तो सारा लोकसभा में आएगा। और मनी बिल में क्या होगा, प्रेसिडेंट की पीरियड रिकमेंडेशन जरूरी है। पीरियड रिकमेंडेशन इसलिए जरूरी है, देखो, क्योंकि पैसा क्या होता है, इसके हमारे पास फंड होते हैं, है ना, कंसोलिडेटेड फंड, बाकी और जितने भी सारे होते हैं अप्रोप्रिएट वाले। तो प्रेसिडेंट को सारा पता है कि भाई हमारे पास इतना पैसा है ना। मान फॉर एन एग्जांपल हम मान के चलते हैं हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए पड़ा है कैश, एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। और पार्लियामेंट कोई बिल ला रही है, उसने उसमें क्या कर दिया कि भाई हम 20,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट जारी कर रहे हैं और हमें ये पैसा गवर्नमेंट से चाहिए, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो खाते हैं उससे निकालना पड़ेगा हमें अकाउंट्स। और अभी तो हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट को नहीं पता इस बारे में ना, प्रेसिडेंट को इस बारे में कुछ नहीं पता, इन्होंने अपना बड़े बड़े मजे से धूम धड़ाके से बिल पास करा और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, और मनी बिल है तो प्रेसिडेंट मना भी नहीं कर सकता। फिर बाद में पता चला कि भाई आपने ये तो गड़बड़ कर दी। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये डायरेक्ट ना आके प्रेसिडेंट के थ्रू आएगा। पहले प्रेसिडेंट को दिखा लेंगे कि हम ये चीज़ें इस बिल में लिख रहे हैं और ये हम ऐसे एज अ ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं इसको, या एज अ मनी बिल इसको लाने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट को पहले से पता है कि जो भी उन्हें उसमें रिफॉर्म कराने होंगे वहीं पे करा लेंगे ना वो, कि चलो ठीक है भाई ले आओ, फिर उनको अप्लाई कर देंगे, वो जाके पार्लियामेंट में पास करेंगे, पार्लियामेंट में आराम से पास हो जाएगा। फिर प्रेसिडेंट को पहले से पता है सारी बात, तो वो आराम से उस पर साइन कर देंगे और उसको एक्ट बना देंगे। क्लियर हुई बात मनी बिल के बारे में, कि मनी बिल को डायरेक्ट प्री क्यों नहीं लाया जाता, पीरियड रिकमेंडेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस, ये युद्ध और शांति की घोषणा यही करते हैं, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ ऑल 3 आर्मी। जितनी भी हम आर्मी की कर रहे हैं ना, सबकी हेड प्रेसिडेंट होते हैं ना, इन्हें तो गॉड ऑफ ऑनर देते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, लेकिन क्लियर करने से पहले क्या है कि ये अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, देखिए मैक्सिमम चीज़ों में क्या है ना, ये हमारा नॉमिनल हेड है। एक वर्ड सुना है आपने कि इंडियन प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड नॉट एग्जीक्यूटिव। ये कहने को हेड तो है हमारे, लेकिन मैक्सिमम चीज़ अप्रोक्स 90 to 95% चीज़ें इनको पार्लियामेंट से पास करानी पड़ेंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, तो एक दूसरे पे बाउंडेड हो गई, है ना। जैसे अभी क्या हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन मानने के लिए भी जो उनकी सजेशन होंगे वो भी इन पे बाउंडेड है, इनको मानने पड़ेंगे। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाँ, इमरजेंसी जारी कर, 3 तरह की इमरजेंसी कर सकते हैं ये, कौन कौन सी वाली, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, रेजिडेंट रूल आर्टिकल 356 और 365 के अकॉर्डिंग। एक यूटी में और एक स्टेट में कर सकते हैं, एक में ये खुद डायरेक्ट रूल कर सकते हैं अपना, या अपना गवर्नर को सेट कर सकते हैं तो भेज सकते हैं। ठीक है, एक होती है फाइनल इमरजेंसी, सॉरी फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि पैसा, हम बैंकरप्ट हो गए, है ना, और कुछ भी बोल लीजिए आप, ये आर्टिकल 360 आज तक अप्लाई नहीं हुई है ना, ये तो हो गई थी ना आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, याद आया। और प्रेसिडेंट रूल तो कहीं ना कहीं कोई से ना कोई सी स्टेट में लगते रहता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट चलते हैं, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर होती है। ठीक है, कौन कौन सी, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। देखिए
एब्सोल्यूट वीटो में क्या होते हैं कि भाई ये अपना साइन, जो इन्हें साइन करना है ना उस पर, उसे होल्ड कर लेंगे, ठीक है, ना मना करेंगे ना हाँ करेंगे, बस उसको होल्ड कर लेंगे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट को जाके तो बोल नहीं सकते कि भाई इस पर फटाफट साइन करो, उनकी मर्जी है। लेकिन वो ऐसा जनरली करते नहीं है, उसके लिए भी ना कुछ कंडीशन होती हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि ये वाली कंडीशन होने वाली है तो वो उस बिल पे या उस वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का पावर करते हुए अपना एसेंट को होल्ड कर लेते हैं। कब करते हैं? जब या तो बिल किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया गया, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? जो अदर देन मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स नहीं है, है ना, जो जितने भी हमारे पार्लियामेंट में सभी बन के बैठे हैं ना मेंबर, मिनिस्टर से अलग। मिनिस्टर्स तो कितने हैं हमारे? 40-50 होंगे ना। हाँ, कितने होंगे? 30-40। लेकिन बाकी जो सीट्स हैं हमारी, उन सबके, उन सबको भी तो पूरा राइट है ना बिल लाने का, तो वो बोलते होते हैं प्राइवेट मेंबर्स। मोस्टली उन पे एक्सरसाइज किया जाता है जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, है ना। या फिर उस टाइम पे किया जाता है जब गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइन, जब करते हैं जब कैबिनेट रिजाइन दे दे गवर्नमेंट की, कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया तो दोबारा कैबिनेट फॉर्म होगी, तो दोबारा कैबिनेट ने दे दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी देना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर। तो वो क्या करते हैं, तब तक की चीज़ें नॉर्मल ना हो उस टाइम तक के लिए वो अपना एसेंट होल्ड कर लेते हैं। क्लियर बात हुई? नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि ये बिल को वापस लौटा देते हैं पार्लियामेंट के पास, कि भाई इस पर एक बार फिर से आप विचार कर लो, अगेन विचार कर लो, आप इस पर कंसिडरेशन करो। पार्लियामेंट ने कंसिडरेशन करा और करने के बाद उसको फिर लौटा दिया प्रेसिडेंट के पास कि लो हमने जो करना था कर लिया, अब आप इस पर साइन करो। फिर क्या होता है, फिर प्रेसिडेंट बाउंडेड हो जाते हैं कि उनको उस पर साइन देने ही देने पड़ेंगे, फिर वो किसी वीटो का उस पर यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? तो थर्ड इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है, ये उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते, है ना, ना उस पर हाँ करेंगे ना करेंगे, ना ये बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो है, ना मैंने होल्ड कर लिया, कुछ नहीं, उसको उठा के पॉकेट में डाल लेंगे कि भाई जब मेरी मर्जी होगी तब मैं दे दूंगा, है ना। ये ऐसा सबसे पहली बार किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, आई थिंक 1987 के समथिंग। एक रेडियो वाला कुछ सीन था, उसका बिल था, उस पर इन्होंने सबसे पहले पॉकेट वीटो का यूज किया था ना। जब बहुत लंबे, मतलब लंबे क्या, 1.5-2 महीने तक अगर उस पर प्रेसिडेंट कोई एक्शन ना लेना तो ये मान लिया जाता है कि भाई ये पॉकेट वीटो का इन्होंने अपना यूज कर लिया। क्लियर हुए तीनों चीजें? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। द नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 1, 2, 3। इसके बारे में हमने पढ़ा था ना, ये यहाँ पे भी है। ही कैन प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ और वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट। देखिए, या तो जो दो है ना हमारे, या तो दोनों सेशन में नहीं है या एक सेशन में नहीं है। अब एक से क्या होगा, किसी भी बिल को पास होने के लिए दोनों दोनों से पास होना जरूरी है ना, सेपरेटली सेपरेटली। कुछ ऐसे हैं जो जॉइंट सीटिंग से भी पास हो जाते हैं, तो दोनों का होना जरूरी है। दोनों में से एक है तो एक तो किसी काम का नहीं है बिल के मामले में उसको पास करने के लिए, तो उस टाइम पे ये सॉरी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अपनी अप्लाई करते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग। ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाई दैट द सर्कमस्टांस एग्जिस्ट दैट रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। जैसे हमने अभी बात की ना, जब उनको ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई मुझे एक्शन तुरंत लेना ही पड़ेगा, हम वेट नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट फिर से रिफॉर्म होगी और तब उसका सेशन चलेंगे, तब हम कुछ चीज़ों को शुरू करेंगे, उतना वेट नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? तब ये ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट पे कर सकते हैं, दो सब्जेक्ट ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, जिन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। जिन पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती ना, उससे रिलेटेड ये ऑर्डिनेंस को भी जारी नहीं कर सकते, है ना। देखो, अगर इसको सीधे सीधे सब शब्दों में समझे ना, तो क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की ऐसे समझ लीजिए आप कि भाई आप हमारे घर के जिम्मेदार व्यक्ति हो, अभी हम सब घर में नहीं है, दैट मीन्स पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। तो भाई जो भी कोई दिक्कत आए, किसी से जैसे कोई लेन देन आया, ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, मैंने ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं करना, बस समझने के लिए। कोई बाहर से आया, उससे बात कर लो, आपको लग रहा है कि हमें इमीडिएट कोई एक्शन लेना पड़ेगा तो आप ले लो, आपको ये हमने जिम्मेदारी दी हुई है। जब हम बाहर से आएंगे ना, शाम वाम में 2-4 दिन में जब भी आएंगे, यानी कि पार्लियामेंट फिर से फॉर्म होगी, तो हम उस बात की मंजूरी दे देंगे कि ऐसे आपने किया, चलो ठीक किया,
तो वो चीज़ प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो जाएगी, और नहीं किया तो कैंसिल हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। 6 हफ्तों के अंदर अंदर वो पास करना इसलिए तो जरूरी है ना। क्लियर हुई ना बात। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्षमा करने वाली शक्तियाँ प्रेसिडेंट की। ठीक है, ये 4-5 तरह की हैं, 2 हाँ 5 तरह की हैं, जिसमें सबसे पहले पार्डन, इन्होंने आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग आती है सारी पावर्स। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कम्स अंडर आर्टिकल 72। इसमें पार्डन में क्या होता है, इन्होंने किसी को माफ कर दिया कि जाओ, है ना, जी लो अपनी जिंदगी, आपकी जो सजा थी माफ कर दी गई। दूसरी वाली होती है कम्यूटेशन, यानी कि कम्यूटेशन मीन्स कम कर दी। जैसे मान के चलो किसी को 10 साल की सजा मिली है, एक शब्द होता है ना, आपने उसमें भी देखा होगा मूवी में, सश्रम कारावास की सजा दे दी किसी को, है ना, वर्क करना पड़ेगा डेली, आराम से बैठ कर नहीं खिलाएंगे आपको। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है यार, ऐसे अपना ज़्यादा काम वाम मत कराओ, इससे नॉर्मल सजा कर दो इसकी, जो इसका वो था ना वर्किंग वाला काम, वर्किंग डे, वो खत्म कर दी कि चलो ठीक है तुम्हारी सजा नॉर्मल कर दी। क्लियर हुआ। रेमिशन, रेमिशन में क्या करते हैं, रेमिशन में क्या होता है कि भाई जैसे आपको 20 ईयर्स की आपको सजा दे दी है, 20 ईयर्स की, है ना, पनिशमेंट है आपकी 20 ईयर्स की, आपने 10, 12, 15 कुछ काट लिया, कुछ बचे हैं, फिर आपने क्या किया, प्रेसिडेंट के पास अप्लाई करी, अपनी कुछ कंडीशनों को आपने बताया कि ऐसे 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 है, आप हमें रेमिशन या कोई भी एक माफ़ी दे दो। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, जो इसने क्राइम किया था उसके लिए 10, 12, 15 जो भी साल हैं, इतनी तो सजाएं भुगत ही चुका है, अब आगे उसका व्यवहार बिहेव भी अच्छा है, तो वो उसने एप्लीकेशन भी लगा दिया, जो भी चीज़ें हैं उन्हें लगा कि मुझे ये कर देना चाहिए, तो वो उसको रेमिशन के थ्रू बोल देंगे कि चलो ठीक है, जो तुम्हारी सज़ा बची थी वो हमने माफ़ कर दी। रेस्पाइट में क्या होता है, रेस्पाइट में अवॉइडिंग अ लेसर पनिशमेंट, ये भी सेम है, इसमें भी क्या कर देंगे, सज़ा को कम कर देंगे। जैसे इसमें मान लिया कि भाई किसी को 20, 30, 40 साल की सज़ा है, उसको बोल दे कि चल यार 40 नहीं, तुम 30 साल बस, इतनी सज़ा ले लो। क्लियर हुआ। रेपराई में क्या होता है, किसी को किसी को मौत की सज़ा दी हुई है, डेथ सेंस दिया हुआ है किसी को, है ना, कि भाई आपको फांसी की सज़ा दे दी, तो ये क्या करते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, टेम्परेरी, हमेशा के लिए नहीं। जैसे मान के चलो किसी को कल फांसी होनी है ना, उसने रेप्राइव ले ली, तो उसे कल फांसी नहीं होगी, नेक्स्ट ऑर्डर तक के लिए वो चीज़ रोक दी गई है, तो ये होती है रेप्राइव पावर। क्लियर हुआ। इसमें क्या याद रखना है आपको, एक तो इनकी डेफिनेशन कि कौन सी क्या है, और आर्टिकल, आर्टिकल 72 के अंडर आते हैं। क्लियर हुआ। द नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ स्टेट। देखिए गवर्नर ऑफ स्टेट में कुछ नहीं है, सिर्फ आर्टिकल का है फर्क, बाकी कोई फर्क नहीं है। आर्टिकल 153, गवर्नर ऑफ स्टेट आर्टिकल 153 के अंडर आते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ये ध्यान रखना कि ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि आपने प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है और प्रेसिडेंट किसी पर्टिकुलर पार्टी के हैं तो ये उस पार्टी के एज ए सीक्रेट एजेंट बन के काम करेंगे, ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है ना, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट होकर काम नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये याद रखना है। ही शुड बी एन आउटसाइडर। देखिए ऐसा होता है, जैसे मान के चल रहे हैं हम, कोई हमारी 2 या 4 स्टेट हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ना, ये राजस्थान हुआ, ये मध्य प्रदेश हुआ, ये यूपी हुआ, ये बिहार हुआ। तो मान के चलते हैं हमें बिहार में किसी को गवर्नर बनाना है, तो क्या करते हैं कि प्रेफर करेंगे, प्रेफर नहीं शुड, वो मस्ट है कि बिहार से बाहर का होगा, है ना, क्योंकि बिहार से बाहर का होने से क्या रीज़न है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसके बहुत रीज़न दिए हैं वैलिड, कि एक तो वो जो लोकल पॉलिटिक्स होती है ना उससे बच जाएगा, क्योंकि अगर बिहार का ही बना दिया तो वो तो ओबीसी बात है, किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा, अगर अपनी से बन के आए तो अपने को सपोर्ट करेगा, या किसी और से उसकी बात बन रही है तो वो उसको सपोर्ट करेगा, तो क्या होगा, पॉलिटिकल डिसबैलेंस हो सकता है स्टेट में। तो इस चीज़ से बचने के लिए आउटसाइडर होना चाहिए, है ना, मध्य प्रदेश वाले को राजस्थान में लगा देंगे, उड़ीसा वाले को कर्नाटक में लगा देंगे, ऐसे करके, जैसे सिविल सर्विस वाले होते हैं ना, दूर दूर तक करते हैं पोस्ट उनको, ताकि अपने लोगों को बेनिफिट ना पहुंचा पाए, सेम चीज़ अप्लाई होती है गवर्नर पे। क्लियर है। दैट इज ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, हाँ उससे बिलोंग नहीं करना चाहिए, वो सेम चीज़ है ना, पॉलिटिक्स
पॉलिटिकल इम्बैलेंस से बचने के लिए ये चीज़ की जाती है। और इसमें क्या होता है, एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा, नहीं, एक गवर्नर एक या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी, दो के लिए भी हो सकता है, दो या ज़्यादा, दो से ज़्यादा, टू और मोर स्टेट, है ना। उस टाइम पे क्या होगा, जो इनकी सैलरी या पेबल चीज़ें होती है ना जो इनको, वो उन स्टेट में आपस में बांट ली जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं, इनको 5 या 4 लाख रुपए सैलरी मिल रही है जैसे, है ना, तो क्या होगा, ये 2 या 3 स्टेट है ना, तो ये डिवाइड कर लेंगे 1.5 1.7 जितनी भी इन पा रही है उस हिसाब से ये डिवाइड कर लेंगे और उसको पे कर देंगे। क्लियर हुई बात। इज इनोमिनेट एंड अलाउंस कैन नॉट बी डिसमिन्स्ड, यानी कि क्या होता है, देखो इनके जो पेबल अलाउंस होते हैं ना, ये उन्हें आप इनके टर्म ऑफिस के टाइम पे कम नहीं कर सकते, किसी के भी कम नहीं कर सकते आप, पीएम के भी नहीं कर सकते, सीएम के भी नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट के भी नहीं कर सकते, गवर्नर के भी नहीं कर सकते। क्लियर है। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, इनको अरेस्ट नहीं कर सकते आप, जेल में नहीं डाल सकते, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी कि उनके टाइम पीरियड के दौरान उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते और इम्प्रिजन नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, 2 महीने का एडवांस नोटिस देने के बाद आप इनको कौन से उसमें, सिविल प्रोसीडिंग में, सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट हिम, वो भी 2 महीने का एडवांस नोटिस देने के बाद आपको इनको सिविल केस में प्रोसीडिंग के लिए कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो भी इनकी टर्म ऑफ ऑफिस, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। क्लियर हुई ना बात। सिर्फ ये याद रखें, सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, क्रिमिनल नहीं कर सकते, और इनको अरेस्ट तो कर ही नहीं सकते और इम्प्रिजन भी नहीं कर सकते। सिविल में वैसे भी, है ना, सिविल में वैसे भी नहीं होते, जल्दी से नहीं होते, बहुत ईजिली बेल मिल जाती है सिविल केस में। क्लियर है। नेक्स्ट इज द ओथ। हाँ, ओथ की बात करें, जैसे कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो चीफ जस्टिस होंगे, और प्रेसिडेंट को किसने दिवाई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। क्या कर सकते हैं, ये रिजाइन कर सकते हैं एनी टाइम बाई एड्रेसिंग टू प्रेसिडेंट, ये बात ध्यान रखने वाली है, प्रेसिडेंट को करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही इनको अपॉइंट किया था। लेकिन खुद प्रेसिडेंट के मामले में ऐसा नहीं है, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है, ओथ कौन दिला रहा है इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। क्लियर हुई बात। ए गवर्नर कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5, बिल्कुल सही बात है। देखो ये ना, ऐसे कोई 5 साल के लिए बाउंडेड नहीं है ना, क्योंकि इसका इलेक्शन तो होते नहीं रहने के, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं डायरेक्ट। तो मान के चलो कोई गवर्नमेंट है ना, उनके पास इस बार भी इतनी मेजोरिटी है कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड कर सकें। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी फिलहाल के टाइम पे आप मान लो बीजेपी चल रही है ना, सेंटर में भी उनकी अच्छी खासी पावर है और बहुत सारे स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट है। तो एक गवर्नर बना दिया उन्होंने किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के, है ना, और वहाँ पे इलेक्शन हो गए, उसको 5 साल हो गए, उन्हें लग रहा है कि यार फिर से ये कंडीशन चेंज नहीं होने वाली है ना, तो वो कहेंगे कि चलो ठीक है, अभी तुम वहीं पे जाओ, वहीं रहो, बाद में देखते हैं। क्लियर हुई बात। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद आपको दोबारा से रिजाइन देना पड़ेगा, जैसे कि किस्मत है, पीएम में होता है, सीएम में होता है, प्रेसिडेंट में होता है। क्लियर हुई बात, ऐसा नहीं है इनके साथ। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। अभी जैसे हमने प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शन के बारे में बात की, ऐसे कुछ गवर्नर्स के भी हैं। देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, और नेशन के किसके नाम पे ले जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे। ये किनको अपॉइंट करते हैं, सीएम को और अदर मिनिस्टर्स को। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं, पीएम को और अदर मिनिस्टर्स को। ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट करते हैं, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को करते हैं, ठीक है, और वो कौन से करते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन को, जो मेन होता है इंडिया वाला। ही अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रेसिडेंट किसको करते हैं, यूपीएससी वालों को। होएवर दे कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट। हाँ, ये बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं, भले ही आप इनको अपॉइंट करें, क्योंकि आप भी तो एज एन एजेंट ही काम कर रहे हैं ना प्रेसिडेंट के नॉमिनेटेड बंदे हैं ना आप भी, रिप्रेजेंटेटिव की, एज ए प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आप काम देख रहे हैं सारा स्टेट का। ठीक है, उन्होंने बोला उनको लगा तो ठीक है, लेकिन आप उनको हटा नहीं सकते, हटाएंगे वही, है ना, जो असली राजा है ना, वही हटाएंगे। क्लियर बात हुई। ही एक्ट एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनका एज ए चांसलर भी यही एक्ट करते हैं और अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर्स को। क्लियर हुई बात। अभी देखिए, राज्यसभा में वो नॉमिनेटेड कर रहे थे इनको,
12 को और 2 को कर रहे थे लोकसभा में। क्या करते हैं, ये करते हैं 1/6 को करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, आप राज्यों की राज्यसभा मान लो, स्टेट की राज्यसभा मान लो उसको। जो सारे फंक्शन राज्यसभा के होते हैं नेशन के लिए ना, सेम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं स्टेट के लिए। ये होती है आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग। क्लियर बात हुई। आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब हुआ था 42nd? 1976। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी इसमें, 3 वर्ड भी जोड़े गए थे, डीपीएसपी भी जोड़ी गई थी, और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। याद आ रहा है कुछ? देखो जब भी आप कोई एक्ट अमेंडमेंट देखो ना, उसको रिलेट कर दिया करो जितना भी आपको याद है उससे रिलेटेड, फिर कभी भूलोगी नहीं। क्या है देखो, ये इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि मिनिस्ट्रियल एडवाइस हैज बीन मेड बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग कर दी गई थी मिनिस्ट्रियल एडवाइस कि जैसा वो बोलेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज गवर्नर के साथ नहीं है। नो सच प्रोविजन हैज बीन विद रेस्पेक्ट टू गवर्नर। क्लियर हुआ? सिर्फ प्रेसिडेंट पे एप्लीकेबल है, गवर्नर पे एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं पीएम, द रियल हेड भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना, क्योंकि सारी पावर कहीं ना कहीं इनके हाथ में ही होती है। आर्टिकल 75 सेज ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है? ओनली दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड, यानी कि जो आपके अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाएंगे, लेकिन कंसल्टेट या इनके रिकमेंडेशन के द्वारा प्राइम मिनिस्टर जिसको रिकमेंड करेंगे ना वो उनको अपॉइंट करेंगे, अपनी तरफ से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स टू हिम ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी। इनको ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर बात है। पीएम एंजॉयज द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, ही कैन नॉट बी डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट। इनको प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकते बावजूद इसके कि वो इनको अपॉइंट कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? गवर्नर को कर सकते हैं, उसको वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये मेजोरिटी सपोर्ट है ना, एंजॉय करते हैं मेजोरिटी को लोकसभा में। कैसे सपोर्ट हटा दोगे आप? ठीक है। ही गेट्स द सैलरी एंड अलाउंस दैट आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए एज अ प्राइम मिनिस्टर इनको कोई सेपरेट पर्टिकुलर चीज नहीं मिलती, अलाउंस नहीं मिलते, वो ऐसे मिलते हैं जो एक एमपी को मिलते हैं नॉर्मल, वही सब इनको मिलते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर का आप असल में मीनिंग समझिए। प्राइम मिनिस्टर दैट मीन भाई हम रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हुए हैं, ऐसे 300 350 400 जितने भी हमें, उसमें क्या है कि भाई आप में से किसी एक को अपना लीडर बनाना पड़ेगा ताकि एक ब्रिज बन जाए प्रेसिडेंट के बीच में और आपके बीच में, जो सारे काम फंक्शन करे, बहुत सारी चीज़, क्योंकि हर किसी को तो नहीं बना सकता ना पीएम, कोई एक ही राजा होगा, क्लास का मॉनिटर मान लो, कोई एक बनाना पड़ेगा ना, तो वो पोस्ट होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो मॉनिटर के लिए कोई अलग से फंक्शन थोड़ी ना होते हैं, सेम होते हैं ना, जैसे बाकी सब स्टूडेंट हैं वैसे ही वो हैं, उन्हें भी अटेंडेंस देनी पड़ती है, बाकी बच्चों को भी देनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो स्पेशल मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं ना पार्लियामेंट में, क्योंकि पूरी क्लास ने उनको सपोर्ट किया है कि हमारे लीडर ऐसे हों। क्लियर बात है ना? तो उनको टीचर भी नहीं हटा सकते, टीचर दैट मीन्स प्रेसिडेंट, क्योंकि पूरी क्लास उनके साथ है। वो उनको हटाएंगे, पूरी क्लास बोल देगी ऐसे कैसे कर दिया, हम आपको हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? इम्पीचमेंट ला के। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय पीएम। क्लियर है? वही हमने ऊपर बात की थी। ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, अभी बात की ना हमने, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अपने मिनिस्टर्स बनाए हैं ना, मंत्री, ये काम देखने के लिए, उनसे हर किसी से तो प्रेसिडेंट बात नहीं कर सकते, या हर कोई उनको पर्सनली जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्या करेंगे? वो पीएम उनके बीच में एक ब्रिज के तौर पे काम करेंगे, कम्युनिकेशन। क्लियर है? ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स पे आपको किन को अपॉइंट करना है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल किसको बनाना है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी किसे बनाना है, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन किसको बनाना है, और बाकी सारी चीज़ों पे। तो हुए ना रियल हेड, क्योंकि 42 के तहत क्या हुआ, जो बात इन्हें बोलनी है वो हो गई बाइंडिंग प्रेसिडेंट पे, और कैबिनेट सारी कहाँ पे? इनके अंडर है, ये ना, इनको सपोर्ट कर रही है पूरी क्लास,
और जो ये बोलेंगे वो टीचर को मानना पड़ेगा, हुआ बाइंडिंग। तो टीचर की अपनी खुद की तो एक तरह से कहीं खत्म होगी ना, सिर्फ नॉमिनल हेड रह गए कि चलो ठीक है आपका साइन जरूरी है, हमने आपको सिर्फ इसलिए पोस्ट पर रखा हुआ है। क्लियर हो रही है ना बात सारी? ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड इन्हीं को बोलते हैं, सारे ही काम इन्हीं के थ्रू तो हो रहे हैं, जिसको ये बोलेंगे वो उनको इन्हें अपॉइंट करना पड़ रहा है, प्रेसिडेंट को। ही इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है कि ये खुद किस चीज़ के चेयरमैन होते हैं। एक तो नीति आयोग के शुरू में प्लानिंग कमीशन नाम था इनका, लेकिन 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। देखिए ये जितने भी काउंसिल है ना, इन सबके मेंबर होते हैं चीफ मिनिस्टर हर स्टेट के। ठीक है। अब देखिए जैसे फॉर एन एग्जांपल नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल है। अब इसमें क्या है, एक कोई रिवर जा रही है, अब इस पर लफड़ा चल रहा है, मतलब झगड़ा चल रहा है ना, स्टेट ए स्टेट बी का, स्टेट ए स्टेट बी। और इस वाटर्स का हम मैक्सिमम रिसोर्स का यूज कैसे कर सकते हैं उसको लेकर हमने बनाई हुई है काउंसिल, दैट इज नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। आप दोनों इसके मेंबर हो, यहाँ भी आप मेंबर हो, यहाँ भी दोनों मेंबर हो। तो जो इनके हेड है कौन है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप उस काउंसिल के मेंबर हो तो आप अपनी बात इजीली बोल सकते हो और वो जो भी फैसला है वो आराम से उलट जाएगा, है ना। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बीच में नहीं घुसना पड़ेगा, जैसे बहुत सारे चल रहे हैं ना, कावेरी नदी का चल रहा है, महाराष्ट्र के बीच में चलता रहता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों से बचने के लिए रहता है ये। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर सेम एज अ प्राइम मिनिस्टर ही है। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट व्हाइल द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हो रही है बात? ये स्टेट के हेड हैं और ये गवर्नमेंट के हेड हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी। देखिए सीएम के साथ क्या होता है, इलेक्शन हुए, अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन होकर निपटे हैं, आप गए, आपने जाके बोल दिया कि भाई मुझे सीएम बनना है। आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि आपका रिकॉर्ड या कुछ भी चीज़ मान लो, आपने बोल दिया कि भाई मुझे सीएम बनना है। ठीक है। गवर्नर ने क्या कर दिया, जो गवर्नर है वही आपको ओथ दिला रहे हैं ना, गवर्नर ने सबसे पहले तो आपको सीएम बना दिया। सीएम बनाने के बाद आपसे पूछा कि अब अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो। अगर आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ, एक सर्टेन टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, जितना भी देंगे उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने मेजोरिटी प्रूफ कर दी तो आप चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा और आपके नाम के साथ एक्स चीफ मिनिस्टर लग जाएगा, है ना। सेम केस अभी हाल फिलहाल में सबसे लेटेस्ट कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में। याद आ रहा है कुछ, जब वहाँ पे क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं आ रही थी, 3 पार्टी थी वहाँ बेसिकली, शिवसेना वाली, शिवसेना, कांग्रेस और बीजेपी। तो क्या था, जो बीजेपी वाले थे, देवेंद्र फडणवीस, आई थिंक यही नाम है उनका, हाँ। तो क्या था, वो इलेक्शन से पहले वाली टर्म के लिए वो सीएम थे। इलेक्शन हुए, किसी के पास भी क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, तो अब ये टोटली गवर्नर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भाई आप किसको बुला के इन्विटेशन देते हो कि आओ गवर्नमेंट फॉर्म करो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी के थे गवर्नर भी, और ये भी गवर्नर, सॉरी सीएम भी बीजेपी के थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पार्टी का फेवर किया और उनको बोला कि आओ सीएम की पोस्ट, ऐसे सीएम की ओथ लो, इनको सीएम बना दिया गया। लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना कि भाई अपनी मेजोरिटी तो प्रूफ करो। तो फिर जब मेजोरिटी प्रूफ करने की बात आई, तब तक ये शिवसेना और कांग्रेस वाले आपस में कोलैबोरेशन कर चुके थे। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसे कैसे आप सीएम बन जाओगे, तो ये मेजोरिटी प्रूफ करने में फेल हो गए, तो इनको रिजाइन देना पड़ा और फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे उनको सीएम बनाया गया। क्लियर हुई ये बात? भले ही वो एक रात के लिए या कुछ घंटों के लिए बने, लेकिन वो सीएम बन चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ले ली उन्होंने। क्लियर हुई बात? ये इसमें ना ये सब कुछ यही बात लिखी है जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अदर पावर्स एंड फंक्शंस। देखिए ही इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। क्लियर है? नेशनल प्लानिंग बोर्ड का कौन है? सीएम, सॉरी पीएम। तो स्टेट क्या होंगे? पीएम। ही एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल ऑफ बाई रोटेशन। कंसर्न जोनल काउंसिल में क्या होता है, जो हमने अभी बात की ना, वाटर रिसोर्स, इस तरह की बहुत सारी कंसर्न काउंसिल बनी हुई है कि भाई जो देश में मुद्दे चल रहे हैं ना, उन पे कंसर्न करने के लिए, तो उनमें एक रोटेशन के तौर पे
प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस चेयरमैन बनते हैं, चेयरमैन है वाइस चेयरमैन तो उसके वही रहते हैं पीएम। तो वाइस चेयरमैन की पोस्ट इनको रोटेटिंग तौर पे मिलती रहती है, जैसे G20 की मिलती रहती है ना। एक बार आप बनोगे, एक बार आप बनोगे, एक बार आप बनोगे, एक बार आप बनोगे, ताकि हर किसी को अपनी बात इक्वल लेवल पे बोलने का मौका मिले, किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। ठीक है, एक बार में 1 साल का टाइम पीरियड होता है इसका। ही इज अ मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, अभी हमने बात की थी वो, एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बोथ हेडेड बाय पीएम। क्लियर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सेंट्रल में काउंसिल है ना मिनिस्टर्स की, उसके बारे में बात करते हैं। ये आर्टिकल 74 के अंडर आती है कि ये मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, और ये बाउंडेड है अकॉर्डिंग टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऐसे रिवाइज कर लिया करो जब भी नाम सामने आए। क्लियर है ना। आर्टिकल 75 में क्या है, अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, आपके एक मंत्री होने के जो अदर काम है, आपके प्रोविजंस हैं वो। देखिए, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम कितने नहीं होने चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट एक्सेस टू 15%। ये कब लाया गया, ये लाया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, है ना। और दिल्ली के लिए कितने हैं, भी कल वाली क्लास में पढ़े हैं, दिल्ली के लिए 10%। क्लियर है ना ये बात। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था वो आप कमेंट में लिखोगे। क्लियर हुआ। लोकसभा दिस इंक्लूडिंग पीएम है, ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग सीएम थे। अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफिकेशन, यानी कि शेड्यूल्ड 10 शेड्यूल के अंडर आता है ना, shall also be disqualified to be appointed as a minister। अगर आप मेंबर की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो गए तो मिनिस्टर की पोस्ट से भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये भी ऐड किया गया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये ना कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा, आर्टिकल 88, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 88। Every minister shall have the right to speak and take part in the proceeding of either house। कोई से भी हाउस में आप पार्ट ले सकते हो, स्पीक कर सकते, यानी कि बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, क्योंकि आप क्या हो, एक मिनिस्टर हो, पूरे देश के मिनिस्टर हो ना। फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए आप डिफेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो तो पूरे देश के ही हो ना, लोकसभा राज्यसभा सभी लोग जो भी है वहाँ पे सब रिप्रेजेंटेटिव है ना पीपल के, तो डेमोक्रेसी में सभी इक्वल होंगे ना। तो आप दोनों जगह बोल सकते हो, लेकिन वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वोट करने का राइट आपको वहीं पे होता है जहाँ से आप इलेक्टेड हो, जहाँ से आप इलेक्ट होके आए हो, ठीक है। बट ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट। द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के तो पूरी तरीके से हाथ बांधे हुए हैं, इनकी सलाह के बिना आप कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात। एक होती है किचन कैबिनेट, इससे क्वेश्चन आ जाता है ना कि किचन कैबिनेट क्या है। देखिए, किचन कैबिनेट क्या है, कुछ नहीं है, एक तरीके से जो किसी भी पार्टी के या किसी भी समूह के जो 15-20 सबसे खास लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं किचन कैबिनेट। द कैबिनेट अ स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड एंड सम 50 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। इट इज द हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द फॉर्मल सेंस, ठीक है। However, a still smaller body called the inner cabinet has become the real center of power। बिल्कुल ऑब्वियसली सिंपल सी बात है ना। जैसे घर में किचन कैबिनेट कौन होते हैं, घर में किचन कैबिनेट मम्मी पापा दादा दादी, वही लोग तो होते हैं ना। किचन कैबिनेट वो 5-6 लोग सबसे पावरफुल, जितने भी डिसीजन होंगे सब उनके अंडर होंगे। आप सब लोग कौन हो, नॉर्मल, चलो उधर बाहर बैठो, कोई जरूरी डिस्कशन हो रहा है ना, जो फाइनल डिसीजन हम ले लेंगे आपको बता देंगे, उस पर साइन कर देना और उससे एग्री हो जाना। तो ये लोग कौन हुए, किचन कैबिनेट। अभी क्लियर हुई बात, व्हाट इज द किचन कैबिनेट। अभी बात करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जैसे हमने अभी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़े, ऐसे सेम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये है आर्टिकल 163 के अंडर। ये किसको एड एंड एडवाइस देंगे, गवर्नर को देंगे, लेकिन ये बाउंडेड नहीं होगी, ये बाउंडेड नहीं होगी क्योंकि ये गवर्नर को दे रहे हैं, वो सिर्फ प्रेसिडेंट पे बाउंडेड है। आर्टिकल 164 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स
आर्टिकल 64 में अदर प्रोविजंस हैं कि आपका मिनिस्टर होने के सेम वही वाले हैं जो उसमें पीछे थे। आर्टिकल 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 166 के अकॉर्डिंग आप कंडक्ट होते हैं कि बिजनेस क्या क्या कंडक्ट होगा गवर्नमेंट के, एक स्टेट के, ठीक है। आर्टिकल 177 के अकॉर्डिंग राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट द हाउस, हाउस की प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, वो सब आर्टिकल 177 में लिखा गया है। अभी हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है आर्टिकल 66 में ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इन्हें कौन देते हैं, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन वोट करता है, ओनली नॉमिनेटेड मेंबर। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले इनके लिए वोट नहीं करते, वो सिर्फ किसके लिए करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए करते हैं, ठीक है। वो ये 35 ईयर ऑफ एज हो, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। क्यों राज्यसभा, क्योंकि ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए क्या चीज़ है, एज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ वाइस प्रेसिडेंट जैसी कोई पोस्ट है नहीं, ठीक है ना। तो क्या चीज़ है, इनको राज्यसभा की जिम्मेदारी देने के साथ साथ एज ए वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट पे इनको ही बना दिया जाता है कि आप वाइस प्रेसिडेंट भी हो और राज्यसभा के सभापति भी हो, ठीक है। ही नॉमिनेटेड ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब। जैसे देखिए उनका कितना था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर किसी को नॉमिनेटेड करना है तो उसके लिए कितना था, 50 लोगों के द्वारा साइन होने चाहिए और 50 लोग ही एग्री होने चाहिए। इसमें क्या था, इसमें 20 है और 20 है, 20-20 50-50 है ना। उनकी बड़ी पोस्ट है तो उनको ज़्यादा लोग चाहिए, इनकी छोटी पोस्ट है तो कम लोग चाहिए। क्लियर हुई। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनको ओथ कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गवर्नर को कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। पीएम को कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट। ऐसे ना बार बार रिवाइज करते रहा करो लिंक करके चीज़ों को ना, या कोई पर्सन जो उनके द्वारा अपॉइंट किया गया हो उनके बिहाफ पे। क्लियर हुई बात। द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। ये ना ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों को कि यार जब राज्यसभा के टाइम पीरियड 6 ईयर्स है ना, तो ये 5 साल के लिए क्यों हो रहा है, क्योंकि राज्यसभा डिसोल्व नहीं होती ना, है ना। हर 2 साल में क्या है, कुछ कुछ लोग निकलते रहते हैं, कुछ लोग आते रहते हैं, तो राज्यसभा तो कंटिन्यू चलती है ना। तो इनको क्या है, 5 साल का टाइम पीरियड पूरा करना है अपना, उस दिन से जिस दिन ये ऑफिस में अपने एंटर करते हैं, यानी कि उनकी फर्स्ट मीटिंग से, है ना। ये जो होता है ना एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ये जिस दिन ओथ लेते हैं ना उस दिन से काउंट की जाती है। क्लियर हुई बात। अब फॉर्मल इम्पीचमेंट की, इन पे ना इम्पीचमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल ऑर्डिनेंस लाओ और इनको रिमूव कर दो, लेकिन 14 दिन का एडवांस नोटिस देने के बाद। बट नोट सच रिजोल्यूशन कैन बी मूव अनलेस एटलीस्ट 14 डे एडवांस नोटिस हैज़ बीन गिवन। इनको ना 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे हम आपको ये करके ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं ना। और इसमें क्या राज्यसभा से पास होने चाहिए वो बिल एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और लोकसभा उससे एग्री होनी चाहिए। कोई भी बिल आप सिंपल एक हाउस से तो पास कर ही नहीं सकते ना, दोनों का रूल है। क्लियर हुई बात, वाइस प्रेसिडेंट क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप रिवीजन भी करते जा रहे होंगे टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से अपना। जय हिंद।